आप सभी को मेरी तरफ से फिर से एक बार प्रणाम। उम्मीद है कि आप लोग एकदम अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम फिजिक्स के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को समझने वाले हैं, जैसे कि प्रकाश का परिवर्तन क्या होता है, प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम हैं और कौन कौन है। ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं और कौन कौन है, और प्रकाश का परिकीर्णन क्या होता है। इसको एकदम दोस्तों हम सरल भाषा कहने का आसान शब्दों में हम समझने की पूरी कोशिश करेंगे, एकदम देहाती भाषा में। ठीक है, पूरा हम समझाएंगे, एक एक चीज को मैं बारीकी से समझाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम समझेंगे कि आखिर प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। प्रकाश का परावर्तन, देखिए परावर्तन को अंग्रेजी में हम रिफ्लेक्शन बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ है प्रकाश का परावर्तन, तो इसका पूरा मीनिंग हो जाएगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन और का अंग्रेजी हो जाएगा ऑफ, और प्रकाश को अंग्रेजी में हम बोलते हैं लाइट। देखिए परावर्तन शब्द का अर्थ क्या होता है, हम इसको समझ लेते हैं। जब कोई चीज लड़कर वापस लौट जाती है तो वही परावर्तन कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि आप एक गेंदा को लिए हैं, तो देखिएगा जब आप गेंदा को ऐसे धरती पे मारिएगा तो देखिएगा ऊपर की ओर आएगा, ऐसे मारिएगा या फिर छोड़िएगा तो वो धरती से लड़कर फिर ऊपर की ओर आएगा। तो यह हो गया गेंद का परावर्तन। जैसे आप लोग गेंदा को दीवार पे मारिएगा तो लड़कर फिर आपके ओर आएगा, तो वह भी हो गया गेंद का परावर्तन। लेकिन यहाँ पे है प्रकाश का परावर्तन, यानी कि इसको आप ऐसे समझिए कि प्रकाश कहीं से लड़कर वापस चली आ रही है, तो यही परावर्तन होगा। अब इसको डिफिनेशन भी देंगे एकदम अच्छे से, आप लोग एकदम बेसब्री से इंतजार कीजिए। देखिए एक बात को आप लोग ध्यान रखिएगा कि प्रकाश हर एक चीज से लड़कर वापस नहीं लौटती है। जैसे आप लोग गेंदा को देखिएगा तो गेंदा को आप रूखड़ दीवार पे मारिएगा, यानी कि जिस दीवार पे प्लास्टर नहीं है उस पर भी मारिएगा तो लौट के वापस चला आएगा। जिस दीवार पे प्लास्टर हो गया है उस पर भी मारिएगा तो लौट के वापस चला आएगा। पृथ्वी अगर प्लेन है, प्लेन मतलब एकदम चिकना है या फिर थोड़ा खरपतवार है, तो भी गेंदा को मारिएगा तो लड़कर वापस चला आएगा। लेकिन प्रकाश में ऐसा नहीं है। देखिए प्रकाश किसी वस्तु से लड़कर तभी लौटती है जब उस वस्तु का सतह एकदम चिकना हो। जैसे कि जो दर्पण होता है, दर्पण मतलब तो आप समझते ही होंगे, जिससे हम अपने मुंह को, चेहरा को देखते हैं, मेकअप करते हैं, थूथुन रंगते हैं, वही दर्पण है। ठीक है, दर्पण को मिरर बोलते हैं। जैसे दर्पण का सतह देखिएगा, देखिए दर्पण में देखिएगा तो एक साइड उसका पेंट किया हुआ रहता है, जिसको कहा जाता है कि एक साइड पॉलिश किया हुआ रहता है, और एक साइड देखिएगा एकदम चिकना होता है। जिस साइड से हम मुंह देखते हैं, ठीक है, ऐसे करके वो एकदम चिकना होता है। तो प्रकाश जब दर्पण पर पड़ती है, अब देखिएगा उस पर लड़कर प्रकाश वापस चली जाती है। ठीक है, जैसे आप लोग इसको ऐसे समझिए। आप देखते होंगे अपने दोस्तों के साथ भी ऐसे किए होंगे आप लोग, जब आप घड़ी पहने होते हैं, जब सूर्य का प्रकाश या फिर बल्ब जब पड़ता है आपके घड़ी के पर, तो आप लोग अपने दोस्तों के आंखों पे ऐसे ऐसे करते होंगे, ऐसे आंख पर देखिएगा छाई की तरह साइडो बनता है। ठीक है, वही प्रकाश का परावर्तन है। या फिर आप दीवार पर भी ऐसे ऐसे करते होंगे, या फिर आप क्या कीजिए, इसको करके भी देख सकते हैं। जो ऐनक होता है, ऐनक जिसे हम बोलते हैं, जैसे मुंह देखते हैं, उस पे देखिएगा जब सूर्य का प्रकाश को ले लीजिएगा और ऐसे ऐसे करिएगा तो दीवार पर छाई बनेगा। वही जो छाई की तरह उजला बनता है वही प्रकाश का परिवर्तन है। प्रकाश का परिवर्तन दर्पण से इसलिए हो पाता है क्योंकि देखिएगा तो दर्पण का सतह एकदम चिकना होता है। एकदम ऐसे करिएगा हाथ ना, तब फिस लहुआ, आप समझते हैं चिकना मतलब फिस लहुआ, हाथ फिसल जाता है। जैसे आप लोग इस व्हाइट बोर्ड का ही उदाहरण ले लीजिए, एकदम भाई चिकना है, इस पर जब प्रकाश पड़ेगा ना तो इस पर भी लड़कर इधर की ओर भागेगा। अगर प्रकाश इधर से आ रहा है तो इधर की ओर भागेगा। अगर यहाँ पे इधर कोई व्यक्ति है तो उसके शरीर पे साइडो बनेगा, यानी कि उजर वाला धब्बा वैसे बनेगा, या फिर इधर दीवार है तो दीवार पर भी छाई बनेगा। देखिए यहाँ पर बल्ब जल रहा है ना, तो इधर एकदम परछाई की ओर इधर परछाई की तरह उजला बन रहा है, तो यही प्रकाश का परिवर्तन है। ठीक, अब चलिए इसको फिजिक्स के भाषा में समझते हैं। देखिए याद रखिएगा, प्रकाश का परिवर्तन हर एक वस्तु से नहीं हो पाता है। प्रकाश का परिवर्तन उसी वस्तु से हो पाता है जिस वस्तु का सतह एकदम चिकना हो। ठीक है, उसी वस्तु से हो पाता है। देखिए हम घरों में जो दर्पण का यूज करते हैं, देखिए दर्पण और कांच में अंतर होता है। अगर कांच की एक साइड को आप पेंट कर दीजिएगा, रंग दीजिएगा, जिसे कहते हैं कि कलई किया गया है, उसको नहीं बोलते हैं, उसी को रंग दीजिएगा तो दर्पण बन जाएगा। अब देखिएगा आप जो घर में जो ऐनक का उपयोग करते हैं मुंह देखने के लिए, उसका देखिएगा एक साइड रंगा हुआ रहता है, और जिस साइड रंगा हुआ रहता है उस साइड आप मुंह नहीं देखते हैं। जिस साइड नहीं रंगा गया रहता है उस साइड मुंह देखते हैं। तो उसी तरह प्रकाश के परिवर्तन में होता है। देखिए मैंने अभी बोला कि आप जो घरों में दर्पण का देखते हैं, दर्पण का यूज करते हैं अपने फेस को देखने के लिए, मेकअप करने के लिए, तो वो समतल दर्पण रहता है। ठीक है, समतल दर्पण क्या होता है, अवतल दर्पण किसी वीडियो में इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, आप लोग कमेंट कीजिएगा तो इसको भी मैं आसान भाषा में बता दूंगा। देखिए हमने क्या किया कि आप ऐसे देखते होंगे ऐसे करके, तो हमने क्या किया उस समतल दर्पण को ऐसे करके लेटा दिया इस पे। ठीक है, लेटा देने के बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ से एक टॉर्च को बारेंगे।
मान लीजिए कि हम एक टॉर्च को बारें, जब टॉर्च को बारिएगा यानी कि अब इधर से प्रकाश को ले आ रहे हैं, तो आप लोग ऐसे ऐसे तीर का एरो बना दीजिएगा, ठीक है। ऐसे बनाने का अर्थ हो गया कि प्रकाश इधर से आ रहा है। और देखिए जब ये दर्पण पर पड़ेगा, समतल दर्पण पर, तो इस पे लड़ेगा ना, तो यह इधर की ओर भागेगा, इधर की ओर भागेगा ऐसे। तो ऐसे आप लोग बनाना नहीं भूलिएगा, ठीक है। अगर इसको नहीं बनाइएगा ना तो मालूम नहीं चलेगा, केवल ऐसे छोड़ दिएगा सादा सादा, इसको मिटा दे दोनों को, तो मालूम नहीं चलेगा कि प्रकाश इधर से आ रही है या फिर इधर से आ रही है। चूंकि जब आप परावर्तन का नियम पढ़ेंगे तो इसमें ऐसा करना जरूरी हो जाता है और एक एक चीज को ध्यान रखना होता है। अब यहाँ पे इसको परिभाषा के रूप में कैसे लिखेंगे, ध्यान दीजिए, रटिए नहीं। जब प्रकाश की किरणें किसी चिकनी सतह वाली वस्तु से टकराती है तो वह जिस माध्यम में आती है उसी माध्यम में लौट जाती है, ठीक है। इसी घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहेंगे या फिर इसी को प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। अब आप लोग यहाँ पे थोड़ा बहुत गलती क्या होता है, आप लोग कर देते हैं कि जब सूर्य का प्रकाश किसी चिकनी सतह वाली वस्तु से टकराता है तो वह उसी माध्यम में लौट जाता है, इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो ऐसे में जो है थोड़ा सा गलती हो जाता है। क्यों गलती हो जाता है? चूंकि सूर्य का प्रकाश से भी परावर्तन हो जाएगा और जो हमारा टॉर्च वाला जो कृत्रिम रहता है इससे भी परावर्तन हो जाएगा। तो केवल सूर्य या फिर टॉर्च लिखना गलत है। केवल आप लिखिएगा कि जो प्रकाश की किरणें किसी चिकनी सतह वाली वस्तु से टकराती है तो वह जिस माध्यम में आ रही होती है उसी माध्यम में लौट जाती है, इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब देखिए चिकनी सतह वाली वस्तु का क्या लोचा है, इसको समझ लीजिए। देखिए वस्तु तो आप समझते हैं कि वस्तु क्या होता है, इस चीज को आप पैसे के बदले खरीद सके, उसे छू सके, उसे छू के महसूस कर सके, वैसे चीजों को हम वस्तु कहते हैं, यानी कि ऑब्जेक्ट बोलते हैं। वस्तु को अंग्रेजी में ऑब्जेक्ट बोलते हैं। अब यहाँ पे चिकनी सतह वाली वस्तु, अब एक शब्द है सतह, तो सतह का क्या अर्थ होता है? सतह का अर्थ हुआ कि इसके ऊपर वाला हिस्सा। जैसे इस मार्कर का ऊपर वाला हिस्सा क्या है, तो यह वाला है, यह वाला जो देख रहे हैं, तो इस मार्कर का यह सतह कहलाएगा। तो वैसे ही जो समतल दर्पण होता है, देखिएगा इसका ऊपर वाला सतह बिल्कुल चिकना होता है और चूंकि दर्पण है तो यह वस्तु है, यानी कि यह चिकनी सतह वाली वस्तु है, ठीक है। तो जब प्रकाश की किरणें किसी चिकनी सतह वाली वस्तु से टकराती है तो वह जिस माध्यम में आती है उसी माध्यम में लौट जाती है। अब यहाँ पे एक शब्द और आ गया, माध्यम। माध्यम का क्या अर्थ हो गया? देखिए माध्यम को अंग्रेजी में मीडियम बोलते हैं। तो जहां से प्रकाश आ सके और जा सके उसे हम माध्यम कहेंगे। और यह जो है, यह मान लीजिए कि वायु है, वायु मतलब कि हवा, ठीक है। वायु का अर्थ क्या हुआ, हवा का अर्थ क्या हुआ? हम लोग अभी जहाँ पे है यहाँ पे वायु है, ठीक है। उसी तरह यह जो है वायु है और जैसे हम लोगों के पास यहाँ पर वायु है, ठीक है। तो आप जानते हैं कि प्रकाश से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, तो हम बोर्ड को देख पा रहे हैं प्रकाश की मदद से ही ना। प्रकाश नहीं होगा तो आप किसी चीज को नहीं देख पाइएगा। तो बोर्ड को देख पा रहे हैं और यहाँ पे वायु है, तो इसका अर्थ हुआ कि वायु में प्रकाश चली आती है और प्रकाश जब वायु में चली आएगी यानी कि वायु भी एक माध्यम हुआ। तो फिर से परिभाषा को समझिए, सब चीजों का तो अर्थ समझ गए। जब प्रकाश की किरणें किसी चिकनी सतह वाली वस्तु से टकराती है तो वह जिस माध्यम में आ रही होती है उसी माध्यम में लौट जाती है, इसी को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब देखिए एक तरह से आप और भी गलती करते हैं, परिभाषा को लिखते वक्त आप लिख देते हैं कि उसी दिशा में लौट जाती है, तो यह गलत हुआ। देखिए अगर प्रकाश की किरण इधर से आ रही है तो इधर की ओर ना भाग रही है, ठीक है। तो यह दूसरा दिशा होगा भाई। अगर इधर की ओर भागती, इसमें आ रही है, फिर इधर की ओर भाग जाए, इधर ना जाए, इधर की ओर भागे, तब ना यही दिशा में जा रही है। तो आप लोग दिशा नहीं लिखिएगा, ठीक है। ज़्यादा अच्छा कब होगा, जब लिखिएगा कि उसी माध्यम में लौट जाती है। तो इसे ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। चिकनी सतह वाली वस्तु तो समझ गए कि जिस वस्तु का सतह यानी कि उसका ऊपर वाला हिस्सा एकदम चिकना हो। जैसे आप लोग दर्पण में देखिएगा, जिसे मुंह देखते हैं, देखिएगा उसका ऊपर वाला सतह बहुत चिकना होता है, जिस ओर से मुंह देखा जाता है, ठीक है। तो उम्मीद है कि प्रकाश के परावर्तन को समझ गए। अब दोस्तों हम समझेंगे प्रकाश के परावर्तन के नियम के बारे में, ठीक है। तो हम इसको मिटा देते हैं। देखिए इसके नियम को हम केवल बोर्ड पे छापेंगे नहीं, उसको हम समझेंगे। अगर आप फिगर बनाना सीख गए यानी कि चित्र बनाना सीख गए तो आपके लिए यह बिल्कुल आसान हो जाएगा, नियम और प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। तो इसीलिए फिगर बहुत आसान है भैया, तो मैं आपको सिखा दूंगा। देखिए यह मान लीजिए कि समतल दर्पण है। समतल दर्पण तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि दर्पण क्या है, जिससे हम मुंह देखते हैं, सिंपल भाषा में कहा जाए तो। फिजिक्स के भाषा में ऐसा कहना गलत होगा, लेकिन ऐसे तो अभी दर्पण में नहीं पढ़ा रहा हूँ, इसलिए आपको सिंपल भाषा में समझा रहा हूँ। यह हो गया समतल दर्पण, यानी कि हम घर पे जिस दर्पण से मुंह देखते हैं उस दर्पण को हम ऐसे करके लेटा दें, ठीक है। और इस पर एक ऐसे यहाँ से किरण को गुजारे, प्रकाश यहाँ से ऐसे टॉर्च को बारे। देखिए प्रकाश जो है यह किरण के रूप में चलती है, यह आप भी जानते हैं। तो देखिए समतल दर्पण पर जब पड़ेगी तो यहाँ पे ऐसे टकराएगी और टकराएगी तो इधर की ओर भागेगी, इधर किसी ओर आ रही थी तो इसीलिए यहाँ से ऐसे दिखाएंगे, ऐसे तीर के एरो से। इधर की ओर जा रही थी, इसको ऐसे दिखाएंगे, ठीक है। दिखाना जरूरी है, ऐसे दिखा दीजिए, इधर की ओर आ रही है तो, ठीक।
देखिए आप लोगों के मन में एक डाउट और रह जाता है कि आखिर जो हम ऐसे ऐसे किताबों में किया हुआ रहता है या फिर मैंने जो ऐसे ऐसे किया है, ऐसे लाइन पार के ऐसे ऐसे, तो यह इसका अर्थ क्या है? अर्थ है कि दर्पण के इस साइड रंगा हुआ है, यानी कि पॉलिश किया गया है, कलई किया गया है। जैसे आप लोग जिससे मुंह देखा जाता है उसकी एक साइड देखिएगा रंगा हुआ रहता है, यानी कि दर्पण का जो हिस्सा रंगा हुआ है उसको हमने नीचे दिखाया है, यानी कि वह नीचे है। अगर आप लोग इस चीना को ऊपर की ओर बना दीजिएगा और फिर प्रकाश को इस पे गुजारिएगा तो वह गलत हो जाएगा, क्योंकि उस समय जहाँ पर रंगा हुआ है उसमें परिवर्तन नहीं होगा। आप लोग करके देखिएगा, शीशे के एक साइड जो रंगा हुआ रहता है उस पर लाइट बारिएगा ना तो परछाई नहीं बनेगा। आप लोग करके देखिएगा, जिस ओर नहीं रंगा हुआ रहता है उसी ओर परछाई बनेगा। इसीलिए यहाँ पे इधर की ओर नहीं रंगा गया है, तो इसलिए इधर से किरण गुजारेंगे तो टकराएगा तो भागेगा। ठीक है, तो इस चीज को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। जो किरण आती है उसे हम लोग आपतित किरण कहते हैं। जैसे प्रकाश की देखिए यह किरण आ रही है तो इसे कहेंगे हम आपतित किरण। यह दिख रही है, यह आ रही है, तो इसे हम लोग कहेंगे आपतित किरण। आपतित किरण को अंग्रेजी में बोलते हैं हम लोग इंसिडेंट रे। ठीक है, और जो किरण परावर्तन होने के बाद गुजरती है इसे हम लोग कहेंगे परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। आपतित किरण दर्पण के जिस बिंदु पर टकराती है उस बिंदु को हम कहते हैं आपतन बिंदु। यानी कि इस बिंदु को हम क्या कहेंगे, यहाँ पे हम लिख देते हैं आपतन बिंदु। आपतन बिंदु को अंग्रेजी में कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, अब इसको याद करने का सिंपल सा भाई तरीका है, भूलने वाला बात नहीं है। आप से आपतित किरण, आप से आपतन बिंदु। आपतित किरण दर्पण के जिस बिंदु पर टकराती है उस बिंदु को हम क्या कहते हैं, आपतन बिंदु। देखिए आपतन बिंदु पर एक लंब खींचा जाता है ऐसे करके, यह हो गया लंब। ठीक है, आपतन बिंदु पर एक लंब खींचा जाता है जिसे हम कहते हैं अभिलंब। इसको क्या कहेंगे हम लोग, अभिलंब। इसको अंग्रेजी में कहते हैं नॉर्मल। ठीक है, इसलिए देखिएगा बुक में इसको एन से भी दर्शाया जाता है, क्योंकि नॉर्मल में NORMAL रहता है और इसका पहला लेटर एन है, यानी कि पहला अक्षर एन है, इसीलिए इसको देखिएगा तो एन से भी दर्शा दिया जाता है जगह के अभाव के कारण। तो इसको भी आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा। देखिए अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जो कोण बनती है, देखिए यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर जो कोण बनती है उसे हम लोग कहते हैं आपतन कोण। ठीक है, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनती है इसे हम लोग कहेंगे परावर्तन कोण। देखिए यहाँ पे आप लोग एक गलती नहीं कीजिएगा, बहुत सारे विद्यार्थी क्या करते हैं कि यहाँ से इस कोण को आपतन कोण मानते हैं और इस कोण को परावर्तन कोण मानते हैं, जो कि बिल्कुल भी गलत है। अब बताइए अभिलंब काहे लिए खींचा गया है भाई, इसीलिए तो खींचा गया है इस कोण के लिए, तो आप लोग इसको नहीं मानिएगा। ठीक है, तो यह गलती में नहीं रहिएगा। इसको कहेंगे आपतन कोण, इसको कहेंगे परावर्तन कोण। अगर आपसे कोई पूछ ले कि आपतन कोण किसे कहते हैं तो कहिएगा कि अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जो कोण बनती है उसे हम क्या कहेंगे, आपतन कोण कहेंगे। आपतन कोण को अंग्रेजी में कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। परावर्तन कोण को अंग्रेजी में हम कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, देखिए इसको आई से दर्शाया जाता है आपतन कोण को, और इसको जो है आर से दर्शाया जाता है। अब इसको आई से आर से क्यों दर्शाया जाता है इसको भी समझ लीजिए। देखिए इसको बोलते हैं आपतन कोण, इसको क्या बोलेंगे, आपतन कोण। आपतन कोण को अंग्रेजी में हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, और इसको हम कहेंगे परावर्तन कोण। क्या कहेंगे, परावर्तन कोण। यानी कि इसको भी कहेंगे एंगल, पहले एंगल लिखेंगे, कोण को अंग्रेजी में एंगल बोलते हैं, एंगल ऑफ, और परावर्तन को अंग्रेजी में बोलते हैं हम लोग रिफ्लेक्शन। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए, एंगल ऑफ यहाँ पर भी और एंगल ऑफ यहाँ पर भी, यानी कि दोनों जगह कॉमन है, लेकिन यहाँ पे लिखा है इंसिडेंस और यहाँ पे लिखा है रिफ्लेक्शन, यानी कि इसमें बदलाव है। तो यहाँ पे इंसिडेंस में पहला लेटर क्या है, आई है, इसीलिए आपतन कोण को आई से दर्शा दिया जाता है और परावर्तन कोण को आर से दर्शा देता है। क्यों, क्योंकि रिफ्लेक्शन का पहला लेटर आर है। अगर ये इसको कहेंगे कि इसको ए से क्यों नहीं दर्शाया गया है, चूंकि यहाँ पर देखिए एंगल यहाँ पर भी है, एंगल यहाँ पर भी है, अगर दोनों को ए से दर्शाया जाए तो फिर पता नहीं लगेगा कि किस कोण की बात हो रही है, इसीलिए इसको ऐसे दर्शाया जाता है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप लोग इस चीज़ को अच्छे से समझिए। अब देखिए इसको समझ ना गए तो परावर्तन का नियम एकदम आपके लिए आसान हो जाएगा। देखिए मैं परावर्तन के नियम को लिखूंगा नहीं, मैं ऐसे ही बोल देता हूँ, समझा देता हूँ, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इसमें रटने वाला भाई बात नहीं है। देखिए यहाँ पे आप लोग ऐसे करके दर्शाइएगा, इसको एंगल के रूप में ऐसे करिएगा,
ठीक है, चूंकि जगह का अभाव तो इसीलिए मैं आई और आर लिख दिया। एंगल को ऐसे दर्शाते हैं, ठीक है, एंगल को ऐसे दर्शाते हैं। और यहाँ पे एंगल आपतन कोण को एंगल ऐसे आई से दर्शाइएगा और परावर्तन कोण को ऐसे एंगल आर से दर्शाइएगा, ऐसे, ठीक है। देखिए, प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम होता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। देखिए, अगर यह 30 डिग्री का आपतन कोण होगा तो यह भी जो है परावर्तन कोण भी 30 डिग्री का होगा। यह 60 डिग्री का है तो भी 60 डिग्री का होगा। तो अगर आपके मास्टर जी पूछ ले या फिर कभी हो सकता है एग्जाम में चला है कि आपतन कोण इतना है तो परावर्तन कोण का मान बताइए, तो जितना आपतन कोण अगर 30 डिग्री दिया है तो 30 डिग्री होगा, या फिर दे दे कि परावर्तन कोण 60 डिग्री है तो आपतन कोण बताइए, तो भी आपतन कोण 60 डिग्री होगा। यानी कि पहला नियम यही होता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, ठीक है, यह पहला नियम हो गया। अब दूसरा नियम क्या होता है, अब यहाँ पे एक चीज को देखिए, आपतित, यह है आपतित किरण और यह है परावर्तित किरण। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, ठीक है। अब देखिए, अभिलंब जो है आपतन बिंदु पर खींचा जाता है, ठीक है। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, यह तीनों एक ही तल पर होता है। तो यही प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम है। अब तल का अर्थ क्या है, देखिए यह तल होगा, यह कांच के, देखिए यहाँ पे एक ही तल पे है तो यह एक ही तल पर स्थित होता है। तो यही जो है प्रकाश के परावर्तन के दो नियम थे। पहला नियम है कि एंगल आई बराबर एंगल आर, आप इसको शॉर्टकट में दर्शा सकते हैं, यानी कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, ठीक है। आप केवल आई बराबर ऐसे आर नहीं लिख दीजिएगा, गलती हो जाएगा, इसको एंगल में दर्शाना बहुत जरूरी है, ठीक है, चूंकि एंगल को ऐसे दर्शाया जाता है इस रूप में, ठीक है। और दूसरा नियम क्या है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल पर होता है। तो उम्मीद है कि आपको प्रकाश का परावर्तन का जो दो नियम है वो आसानी से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब चलिए हम समझते हैं कि आखिर प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है और प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं और कौन कौन है, और उसको भी आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। अपवर्तन को अंग्रेजी में हम रिफ्रैक्शन बोलते हैं और यहाँ पे है प्रकाश का अपवर्तन, तो इसका पूरा मीनिंग हुआ, देखिए अपवर्तन का तो हो गया रिफ्रैक्शन, और का स्पेलिंग इसको बोलते हैं ऑफ, और प्रकाश को बोलते हैं हम लोग लाइट, यानी कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन। अपवर्तन शब्द का आप अर्थ समझिए क्या होता है। देखिए, जब कोई चीज किसी वस्तु को पार करती है तो वह जब पार करती है तो वह अपने दिशा से भटक जाती है, और उसी भटकाव को हम लोग क्या बोलेंगे, अपवर्तन कहेंगे। अब इसको आप लोग ऐसे समझिए, देखिए आप लोग ऐसा महसूस किए होइएगा कि जब आप गेंदा को किसी पूछ के घर पे या फिर झोपड़ी के घर पे आप लोग मारते हैं तो वह गेंदा अगर झोपड़ी के आर पार हो जाती है तो वह गेंदा अपने मार्ग से भटक जाती है। देखिए ऐसे समझिए, मान लीजिए कि यह कोई झोपड़ी का टाटी है, टाटी मतलब समझते हैं जिस तरह यह दीवार हो गया, उसी तरह आप देखे होंगे अगर कोई झोपड़ी का घर है तो उसके साइड से घेरा हुआ रहता है, उसको टाटी बोलते हैं बिहार में। तो वही जो टाटी है, मान लीजिए कि यह टाटी है और हमने क्या किया कि यहाँ से एक गेंदा को बीगा खूब तेज में, ठीक है, वह खूब तेज में हमने बीगा। तो जब हमने गेंदा को बीगा तो एक गेंदा टाटी से पार हो गया, ठीक है, और गेंदा को जाना चाहिए था एकदम सीधे, चूंकि हमने सीधा बीगा है, लेकिन यह गेंदा जो है ऐसे घूम गया, ठीक है, यह गेंदा ऐसे घूमना। देखिए यहाँ से हम बीगे थे, टाटी में लड़ा और टाटी को पार भी कर दिया, लेकिन गेंदा जो है अपने मार्ग से भटक गया। देखिए इसको जाना चाहिए था पार करके ऐसे, लेकिन यह ऐसे गया। तो यही जो भटकाव है, इसी भटकाव को अपवर्तन कहते हैं। अगर ऐसा गेंदे के साथ हो रहा है तो इसे हम गेंदे का अपवर्तन कहेंगे। लेकिन हमको पढ़ना है प्रकाश का अपवर्तन, यानी कि सिंपल भाषा में हम समझे तो ऐसा ही कुछ कॉन्सेप्ट लागू होता होगा प्रकाश के अपवर्तन में भी। तो हाँ, ऐसा ही कॉन्सेप्ट लागू होता है। अब क्या कॉन्सेप्ट है, अब चलिए इसको हम लोग समझते हैं। देखिए मान लीजिए कि इस रेखा से नीचे यह जल है, जल बोल लीजिए, पानी बोल लीजिए, इसको अंग्रेजी में वाटर बोल लीजिए, और यह वायु है, वायु मतलब कि हवा, इसको अंग्रेजी में हम एयर बोलते हैं, ठीक है। हवा का अर्थ तो आप समझ गए हैं, जैसे हम लोग जहाँ पे हैं यहाँ पे हवा है, यह हवा माध्यम है, ठीक है। तो हवा का तो अर्थ समझते हैं, जल का भी आप लोग अर्थ समझते हैं। आप लोग इसको ऐसे उदाहरण के साथ समझे। देख मान लीजिए कि रात हो गया है और दो व्यक्ति है वह गए हैं नदी में मछली पकड़ने। अब रात को नदी में मछली पकड़ना है तो टॉर्च तो साथ रहना ही चाहिए, तो हाँ उनके पास टॉर्च भी है। अब एक व्यक्ति क्या करते हैं कि मछली को देखने के लिए कि कहाँ पे मछली है, वह टॉर्च को बताते हैं पानी में टॉर्च को क्यों बता रहे हैं, ताकि वह भाला से मार सके। यानी कि जो दो व्यक्ति हैं वो वायु माध्यम में होंगे,
चूंकि पानी में तो नहीं ना है, यह पानी का सतह है, ऊपर वाला सतह, और इसके ऊपर नहीं ऊपर ना होंगे तो यहाँ से वह टॉर्च को बारे, तो वह टॉर्च ऐसे बारे तिरछा, उसका प्रकाश ऐसे आया। तो जब प्रकाश इस पे आया तो प्रकाश का परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि दर्पण थोड़ी है। प्रकाश इस जल में प्रवेश करेगा, और जब जल में प्रवेश करेगा तो प्रकाश को एकदम सीधे जाना चाहिए था, ऐसे, ठीक है। इसको टूटी हुई रेखा से दर्शाया जाता है, मतलब हम कल्पना कर रहे हैं कि इसको ऐसे जाना चाहिए, लेकिन जो प्रकाश है, प्रकाश की किरण है, यह इस रास्ते से एकदम सीधे नहीं जाएगी, ठीक है। यह मुड़ जाएगी, ऐसे मुड़ जाएगी, ऐसे जाएगी, ठीक है। तो यही जो घटना है, यही अपवर्तन कहलाता है। देखिए यहाँ से प्रकाश आई थी, हमने पानी में टॉर्च को बिल्कुल बारा था ऐसे, जो टॉर्च बारे थे तो प्रकाश को तो एकदम सीधे जाना चाहिए था, चूंकि आप जानते हैं कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलती है। किसको तो सीधे तो जाना चाहिए था, लेकिन ये सीधा नहीं गई, ये थोड़ी सी अपने रास्ते से भटक गई। जिस तरह आप गेंद को देखें उसी तरह यह भी भटक गई। तो यही जो भटकाव है, यही अपवर्तन कहलाता है। अब इसको परिभाषा में कैसे दीजिएगा? देखिए, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरी माध्यम में प्रवेश करती है, और मैंने आपको समझा दिया कि हवा भी, वायु यानी कि हवा और जल, यह भी माध्यम है। तो जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरी माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने रास्ते से भटक जाती है, और इसी भटकाव को हम कहते हैं अपवर्तन। तो यही सिंपल सा परिभाषा है। अब देखिए, एक होता है सघन माध्यम, एक होता है विरल माध्यम। इनके बारे में एक तरह से और भी परिभाषा इस पर बन जाएगा, तो उसको भी हम लोग समझ लेते हैं, इसको मिटा के। अब इसके एक और परिभाषा है, उसको समझ लेते हैं। अब देखिए, मान लीजिए कि यह वायु है, हवा है, और यह जल है, जल मतलब पानी, और यहाँ से हम एक टॉर्च को जलाएं तो ऐसे आया, उसको जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन वह ऐसे गई, तो यह भी अपवर्तन हुआ। अब यहाँ पे देखिए, अब मान लीजिए कि यह जल हो गया और यह वायु हो गया, ठीक है। अब प्रकाश इधर से आई और इसको जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन यह चल गई ऐसे, तो यह भी अपवर्तन हुआ। अब इसको आप लोग ऐसे समझिए। देखिए, हमने बोला था शुरू में कि दो मछुआरे थे। अब मान लीजिए कोई एक मछुआरा क्या है कि मछली को भाला से मार रहे, और मछली क्या करी कि भाला सहित, और मछली पूरा नदी के अंदर तक चली गई। तब एक मछुआरा को जाना है, उस भाला को लेना है और मछली को पकड़ कर ऊपर लेके आना है, और रात में दिखाई तो नहीं देगा, इसीलिए वो मछुआरा क्या किए कि एक टॉर्च को ले लिए, और एक मछुआरा यानी कि एक व्यक्ति उसमें कूद गए उस मछली को ढूंढने के लिए। मछली को आराम से गए, टॉर्च बार कर ढूंढ लिए, और जब वो निकलेंगे तो उनको देखना होगा कि नहीं कि कहाँ पे मेरा नाव है, टॉर्च बार कर देख रहे हैं। तो वह पानी में से जब टॉर्च बार रहे हैं, तो यही है, वह पानी में से टॉर्च बारे ऊपर आने के लिए कि हम जा सके कहाँ पे हमारा नाव है। तो देखिए, जो पानी में से टॉर्च बार है, तो क्या वो पानी, जो टॉर्च का प्रकाश एकदम सीधे आएगा? नहीं, वो अपने मार्ग से भटक जाएगा, और इसी भटकाव को हम अपवर्तन कहते हैं। देखिए, एक होता है सघन माध्यम, एक होता है विरल माध्यम। देखिए, जिस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक रहती है उसे हम विरल माध्यम कहते हैं, और जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम रहती है उसे हम क्या कहेंगे? सघन माध्यम। अब मैं पूछूंगा कि अच्छा बताइए, जल और वायु में कौन सघन है और कौन विरल है? तो इसमें कोई रटने वाली बात नहीं है, ये नहीं कि छप लिए रट लिए। आप बताइए कि ज़्यादा प्रकाश की चाल जल में रहती है या फिर वायु में रहती है? अगर चाल नहीं समझ में आ रहा तो आप ऐसे समझिए, मैं पूछूंगा कि बताइए कि हमको ज़्यादा फ्रेश हवा में दिखाई देता है, हवा मतलब कि ये सब हो गया, हवा में दिखाई देता है कि पानी में दिखाई देता है? तो आप कहेंगे कि हवा में दिखाई देता है। और ज़्यादा फ्रेश कोई वस्तु तभी दिखाई देगा जब उस पर प्रकाश अच्छे से पड़ेगा, उस पर प्रकाश तेज में पड़ेगा। तो यानी कि हमको हवा में, ये सब हवा ना है, यहाँ पे हम इसको अक्षर को अच्छे से पढ़ पा रहे हैं, यानी कि इसमें प्रकाश की चाल तेज होगी। तो प्रकाश की चाल जिसमें तेज होगी वह हो गया विरल माध्यम, ठीक है, विरल माध्यम। और पानी में देखिएगा हवा के मुकाबले थोड़ा कम दिखाई देता है। आप लोग नदी में देखिए, तालाब में देख लिए, अगर पानी पूरा फ्रेश भी है तो पर भी आपको इसके मुकाबले में जो पानी में थोड़ा धुंधला टाइप का दिखेगा, उतना फ्रेश नहीं दिखेगा। यानी कि इसमें प्रकाश की चाल कम है जल में हवा के मुकाबले, तो इसे कहेंगे हम लोग सघन माध्यम। अब यहाँ से एक तरीके से परिभाषा बनाइए, ठीक है। यहाँ पर देखिए वायु है, यह भी जल की तुलना में यह क्या है? विरल है, और यह सघन है, यह सघन। अब यहाँ पे एक चीज को आप लोग ध्यान दीजिए, ठीक है, कॉन्सेप्ट समझिए। देखिए, जब विरल से सघन में आ रही है तब भी यह अपने मार्ग से भटक जा रही है, और जब सघन से विरल में आ रही है तब भी अपने मार्ग से भटक जा रही है। इसमें भी, यहाँ पर भी अपवर्तन हो रहा है, यहाँ पर भी अपवर्तन हो रहा है, ठीक है। तो इसको आप चाहें तो ऐसे भी परिभाषा दे सकते हैं
कि जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में या सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अपने मार्ग से भटक जाती है या फिर वो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। विचलित मतलब भटक जाना। तो इसी घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो इसको आप लोग ऐसे भी कह सकते हैं। अब चलिए हम समझ लेते हैं कि प्रकाश के अपवर्तन का नियम। ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन का भी दो नियम है। हमने प्रकाश के परिवर्तन का नियम देखा, वह भी दो थी, और अपवर्तन के भी दो नियम है। ठीक है, देखिए इस नियम को हम रटेंगे नहीं, समझेंगे। ठीक, हम छापेंगे नहीं। और समझने के लिए क्या जरूरी है? डायग्राम के साथ। डायग्राम के साथ अगर समझेंगे तो हम जल्दी से नहीं भूलेंगे। मान लीजिए कि यह दो माध्यमों को अलग करने वाली रेखा है। इसके ऊपर मान लीजिए कि यह वायु है यानी कि हवा, और यह मान लीजिए कि जल है यानी कि पानी। ठीक है, अब जिस तरीके से समझे, देखिए हमने एक प्रकाश की किरण को यहाँ से गुजारा, इसको जाना चाहिए था ऐसे, क्योंकि आप जानते हैं प्रकाश एकदम सीधी रेखा में जाती है, लेकिन यह ऐसे नहीं गई, ऐसे चली गई। ठीक है, तो यह भी अपवर्तन हुआ। देखिए आने वाली किरण को हम बोलते हैं आपतित किरण। क्या बोलेंगे इसको? आपतित किरण। प्रकाश के परिवर्तन में भी हमने देखा कि आने वाली किरण को आपतित किरण बोलते हैं। अब देखिए जो किरण अपवर्तन के बाद गुजर रही है इसे हम लोग कहेंगे अपवर्तित किरण। इसे हम लोग क्या कहेंगे? अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण। प्रकाश के परिवर्तन में क्या था कि जो किरण परिवर्तन के बाद जा रही थी उसे परिवर्तित किरण, लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे परिवर्तन नहीं हुआ है, यहाँ पे अपवर्तन हुआ है, इसीलिए इसको अपवर्तित किरण बोलेंगे। और आपतित किरण दो माध्यमों को अलग करने वाली रेखा के जिस बिंदु पर टकराई है, जैसे यह हो गया। ठीक है, देखिए यह दो माध्यम को अलग कर रही है कि नहीं? जल को बांट रही है और वायु को बांट रही है। तो आपतित किरण यह दो माध्यमों को अलग करने वाली रेखा के जिस बिंदु पर टकरा रही है, जिस बिंदु पर पड़ रही है, इस बिंदु को हम कहते हैं आपतन बिंदु। क्या कहेंगे इसको? इसको हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं, इसको कहते हैं हम लोग आपतन बिंदु। प्रकाश के परिवर्तन में भी आपतन बिंदु कह रहे थे। ठीक है, वह भी टकरा रही थी तो उसे भी आपतन बिंदु कह रहे थे। आप जानते हैं कि आपतन बिंदु पर अभिलंब को खींचा जाता है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि एक अभिलंब को खींच देते हैं ऐसे। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? अभिलंब। देखिए अभिलंब जो होता है यह काल्पनिक रेखा है। यह क्या है? काल्पनिक रेखा। रियल में ऐसा कोई भी रेखा खड़ी नहीं होती है, कोई भी ऐसी प्रकाश नहीं दिखाई देती है। और एक बात और, इसको आप लोग ऐसे रेखा से, ऐसे एरो से मत दर्शा दीजिएगा, तीर के निशान से। ठीक है, गलत हो जाएगा। इसको दर्शाना जरूरी है कि प्रकाश इधर से आ रही है, नहीं तो मालूम नहीं होगा। इसको आप लोग ऐसे दर्शा दीजिएगा, इधर से ला रहे हैं तो ऐसे करके दर्शा दीजिएगा। तो यह हो गया अभिलंब, इसको भी बोलेंगे नॉर्मल। अब यहाँ पे देखिए अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जो कोण बन रही है इसको हम लोग कहेंगे आपतन कोण। क्या कहेंगे इसको? आपतन कोण। आपतन कोण। और अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच में जो कोण बन रही है, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा जगह नहीं है यहाँ पर, इसे हम लोग कहेंगे अपवर्तन कोण। क्या बोलेंगे इसको? अपवर्तन कोण। देखिए इसको दर्शाते हैं आई से और इसको दर्शाते हैं आर से, लेकिन इसको मैं क्या बोला कि इसको एंगल के साथ ऐसे दर्शाना होगा। क्यों इसको आई से आर से दर्शाते हैं जान लीजिए। अब आपतन कोण को आई से क्यों दर्शाया जाता है? क्योंकि आपतन कोण को अंग्रेजी में बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसीलिए इसे आई से दर्शाया जाता है। और अपवर्तन कोण को आर से क्यों दर्शाया जाता है? क्योंकि इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो आर लगा है तो इसको भी आर से दर्शाया जाता है। अब इसके नियम को आप लोग समझिए। देखिए आने वाली किरण को बोलेंगे आपतित किरण। तो यह हो गया आपतित किरण। ठीक है, इसको दूसरे कलर से हम दिखाते हैं। तो आपतित किरण और यह है अपवर्तित किरण। अपवर्तन के बाद जाने वाली किरण को बोलेंगे अपवर्तित किरण। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, यह क्या है? यह अभिलंब है। यह तीनों जो है एक ही तल पर होता है। यह तीनों एक ही तल पर होता है। तो प्रकाश के अपवर्तन का पहला नियम हो गया यह। ठीक है, और एक चीज और याद रखिएगा, प्रकाश के अपवर्तन में आपतन कोण बराबर नहीं होता है अपवर्तन कोण के। ठीक है, बराबर करके ऐसे बीच में काट दीजिएगा तो इसका मतलब होता है नॉट इक्वल, यानी कि बराबर नहीं होगा। अब प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम क्या होगा? किसी दो माध्यमों में, चूंकि प्रकाश का अपवर्तन होगा तो भाई दो माध्यम तो रहना जरूरी है। प्रकाश के किसी एक रंग के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात हमेशा एक नियतांक होता है। ठीक है, फिर से समझिए। देखिए ज्या का अर्थ होता है साइन, इसका क्या अर्थ होता है? साइन। और यहाँ पे बोल रहा है देखिए किसी दो माध्यमों में, अब प्रकाश पर अपवर्तन है तो दो माध्यम तो कॉमन ये लेना ही होगा। किसी दो माध्यमों में प्रकाश से किसी एक रंग के लिए, यह मान लीजिए कि लाल रंग का प्रकाश है,
प्रकाश के किसी एक रंग के लिए आपतन कोण की जया, यानी कि इसकी बात हो रही है, और अपवर्तन कोण की जया, यानी कि इसका अर्थ हुआ कि साइन आई बटे साइन आर। देखिए आपतन कोण की जया, तो जया को साइन से दर्शाएंगे और आपतन कोण को आई से, और अपवर्तन कोण की जया, ठीक है, इसको अभी नहीं देते हैं, और अपवर्तन कोण की जया, तो अपवर्तन कोण को आर से दर्शाते हैं, ठीक है। अब इसमें आप लोग ऐसे कोण नहीं लगा दीजिएगा, साइन के बाद आप लगा देंगे यहाँ पे आई आर लिख देंगे तो इसको कोण ही माना जाता है। जैसे आप साइन थीटा, जैसे साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री ऐसे पढ़े हैं ना, तो उसी तरह यह भी हो जाएगा। तो इसका अनुपात एक नियंतांक होता है या फिर स्थिरांक होता है, दोनों का अर्थ एक ही होगा। अनुपात का मतलब बट्टा, अनुपात का मतलब क्या, बट्टा। इसका अनुपात एक नियतांक होगा, क्या होगा, एक नियतांक होगा। यही जो है प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम है। पहला नियम क्या था कि देखिए आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल पर था, यानी कि यहाँ पर था। और दूसरा नियम है, ध्यान से समझिए, दो माध्यमों में प्रकाश के किसी एक रंग के लिए, या फिर इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, प्रकाश के किसी विशेष वर्ण के लिए, वर्ण मतलब होला है कलर, रंग, प्रकाश से किसी विशेष वर्ण के लिए आपतन कोण की जया या आपतन कोण की जया यानी कि साइन आई और अपवर्तन कोण की जया का अनुपात, अनुपात मतलब बट्टा, यह एक नियतांक होता है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया यह एक नियतांक होगा, स्थिर होगा। तो यही है अपवर्तन के दो नियम है। उम्मीद है कि यहाँ पे आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए यहाँ पे आप लोग एक डाउट में नहीं रहिएगा। प्रकाश के परावर्तन के दूसरे नियम में हमने देखा कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब वह तीनों एक ही तल पर होता है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि आपतित किरण और अपवर्तित किरण, यहाँ पे परावर्तित किरण नहीं है, यह अपवर्तित किरण, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल पर होता है। ठीक है, तो यह दोनों अलग अलग है, ध्यान से समझिएगा। और देखिए अब जब अभिलंब खींचेंगे प्रकाश के अपवर्तन में तो दो माध्यमों में खींचे गए, नहीं कि यहाँ पर खींच के छोड़ दे प्रकाश के परिवर्तन की तरह। आप प्रकाश के जब भी परिवर्तन को अपवर्तन को ड्राइंग कीजिएगा तो ऐसे इसको कलाई नहीं कीजिएगा, ठीक है, ऐसे रेखा नहीं खींचिएगा। तो अभिलंब को थोड़ा दो माध्यमों में खींचिएगा, ठीक है, और इसको कलाई नहीं कीजिएगा। तो उम्मीद है कि इससे रिलेटेड आपका सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट रह गया है तो कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। अब चलिए हम लोग समझ लेते हैं कि आखिर प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है। तो हम इसको क्या करते हैं, मिटा देते हैं। इसको भी एकदम सिंपल भाषा में उदाहरण के साथ समझेंगे। देखिए प्रकीर्णन का अर्थ ही होता है बिखरना, बिखरना, या इसको बोल सकते हैं कि छितराना, बिखरना या छितराना, आप जिस तरीके से समझे। जैसे मान लीजिए कि आप एक लड्डू लिए हैं, तो देखिएगा जब लड्डू जमीन पे गिरता है तो एकदम बिखर जाता है। तो वह जो लड्डू बिखर गया तो उसे हम कहेंगे लड्डू का प्रकीर्णन, यानी कि लड्डू का बिखरना। देखिए भाई इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको मैं समझा सकूं। मान लीजिए कि आपका दोस्त आपको एकदम हुमचा के एक फाइट मारे, एक धूसा मारे, तो आप एकदम छितरा जाए, तो यह आपका जो आप जो छितरा है तो यह आपका प्रकीर्णन कहलाएगा। ठीक है, देखिए समझाने के लिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे पढ़ना है प्रकाश का प्रकीर्णन, यानी कि प्रकीर्णन का अर्थ ही होता है छितरना या फिर बिखरना। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं प्रकीर्णन को स्कैटरिंग, और प्रकाश का प्रकीर्णन को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है, तो देखिए यानी कि सिंपल भाषा में कहा जाए, यानी कि सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए, सिंपल भाषा में कहा जाए तो प्रकाश का बिखरना ही प्रकीर्णन कहलाता है। अब प्रकाश कैसे बिखरेगा, ऐसे तो नहीं ना बिखरेगा, किसी न किसी चीज़ से टकराएगा तभी बिखरेगा। तो कैसे बिखरता है आइए समझते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए कि यह सूर्य हो गया और यह हमारा पृथ्वी हो गया। तो आप जानते हैं कि पृथ्वी के चारों तरफ वायुमंडल रहता है, पृथ्वी चारों ओर वायुमंडल से घिरी है। ठीक है, तो देखिए वायुमंडल एकदम फ्रेश नहीं होता है, वायुमंडल में धूल कण के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। ठीक है, और गैसों के भी छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, भले हम उसको अपनी आंखों से ऐसे नहीं देख पाएंगे, ठीक है, लेकिन रहती है धूल कण के छोटे छोटा टुकड़ा और गैसों के अणु। जैसे आप देखते होंगे गर्मी के दिनों में जब कच्ची रोड हो तो देखिएगा जब हवा बहेगा तो पूरा रोड पर का पूरा धूल को उधियाने लगेगा, तो आपके मुंह पाएगा तो कहेंगे क्या भर दिया पूरा मुंह। या फिर देखिएगा बस वाला जब गाड़ी हाँकता है, तेज में रहता है, तो कच्ची रोड पर का पूरा गर्दा को उधिया देता है और आपके पूरा शरीर भर जाता है। हो सकता है कि आप गरियाई भी देते होंगे, झगड़ा भी कर लेते होंगे, थोड़ा सा ऐसा होता है कि ना, तो वो जो उसी को हम धूल कण बोलेंगे। तो वायुमंडल में ही पृथ्वी से पूरा धूल कण उधिया कर पूरा जाता रहता है। तो वही धूल कण के छोटे छोटे टुकड़ों से जब प्रकाश की किरणें टकराती है तो वह इधर उधर बिखर जाती है, और यही प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। धूल कण मतलब समझते हैं गर्दा माटी ना कहल जाला, गर्दा माटी, गर्दा माटी समझते हैं, तो वही धूल कण है। देखिए
यह वायुमंडल, यह पृथ्वी मान लीजिए, पृथ्वी के चारों ओर देखिए ऐसे धूल कण रहेगा, बहुत छोटा छोटा होता है। आखिर मैं इतना छोटा छोटा दिखाऊंगा तो आपको दिखेगा नहीं, इसीलिए मैं इतना बड़ा बड़ा बनाता हूँ। तो ये प्रकाश किरण इस धूल कण पे पड़ेगा ना तो यह उधर उधर बिखरेगा, यह प्रकाश की किरण इधर चला जाएगा, यह इधर चला जाएगा, यह इधर आया फिर इधर चला जाएगा, यानी कि इधर उधर बिखर जाएगा। और यही घटना प्रकाश का परिकिरण कहलाता है। देखिए जैसे मान लीजिए कि यह धूल का छोटा टुकड़ा है, धूल कण का छोटा टुकड़ा है, तो जब इसमें प्रकाश की किरण पड़ेगी, देखिए यह इधर बिखर गई, ठीक है, यानी कि इधर चली है। मान लीजिए कि यहाँ पर भी है, इधर से प्रकाश आ रही है तो फिर इधर घूम गई, यहाँ पर है इधर से प्रकाश आ रही है तो यहाँ पे घूम गई, यानी कि इधर उधर प्रकाश की किरणें बिखर जाएगी। और यही घटना प्रकाश का परिकिरण कहलाता है। फिर से समझिए आसान भाषा में, देखिए जब सूर्य की प्रकाश की किरणें देखिए जब सूर्य की प्रकाश की किरणें पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती है, अब जो कि पृथ्वी तक आना है तो वायुमंडल से तो आना ही होगा, आपको घर में जाना है तो दरवाजे से ही होकर जाएगा, ऐसा तो नहीं पूरा दरवाजा पूरा घर को तोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो जब सूर्य की प्रकाश की किरणें पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती है तो वायुमंडल में मौजूद धूल कण के छोटे छोटे टुकड़ों से जब टकराती है तो प्रकाश की किरणें इधर उधर बिखर जाती है, और इसी घटना को हम प्रकाश का परिकिरण कहते हैं, ठीक है। या फिर इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि इसे ही हम प्रकाश का परिकिरण कहते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोग प्रकाश का परिकिरण अच्छे से समझ गए।